हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर था अपना, उसमें हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? जो अपना सरल हार्मोनिक जो दोलित्र था उसके बारे में हम लोग बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा अंतराल होते हैं, जो अपना दोलित्र जो सरल हार्मोनिक दोलित्र होता है, उसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो सभी ऊर्जा स्तरों के लिए क्या होता है? समान होता है। जैसे हम लोग बात करें नीचे वाले ऊर्जा लेवल की बात करें, वैसे वैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो सभी में क्या होता है? जो पास वाले दो दो ऊर्जा लेवल होते हैं उनमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो सभी में क्या होता है? समान होता है। जो किसके बराबर प्राप्त हो रहा है? एच न्यू के बराबर हो रहा था। जो ऊर्जा के अंतराल जो समान आ रहे हैं, सभी ऊर्जा लेवलों के लिए क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो स्थिति है, समान ऊर्जा जो अंतराल आ रहा था, ये स्थिति तभी संभव है जब क्या करे? हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या करे? संपूर्ण रूप से क्या करे? वास्तव में क्या करे? हमारा जो हुक लॉ था, जो हम लोगों ने उसमें हुक लॉ पढ़ा था, उसका पालन करे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल था उसमें जो उसकी जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा था और उस पर क्या है? जो प्रत्यानयन बल लग रहा था, इसका मतलब यह है कि जितना उसमें परिवर्तन हो रहा था उसकी स्थिति में उतना ही वापस जाए। ठीक है, इसका मतलब ये था कि जो अपना प्रत्यानयन बल था वो किसके बराबर होना चाहिए? जो विस्थापन था उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब इसका प्रैक्टिकल किया गया, जब इसका प्रायोगिक सत्यापन किया गया तो देखा गया कि जैसे जैसे हमारे पास जो वाइब्रेशन के जो ऊर्जा लेवल है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो क्या है इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो वैसे वैसे कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो हम लोग जो सरल हार्मोनिक दोलित्र बता रहे थे, जिसमें क्या बता रहे थे? जो ऊर्जा स्थिर है उनके लिए, सभी के लिए ऊर्जा का मान जो समान बता रहे थे, वैसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाता है? उनका जो ऊर्जा अंतराल है उसका मान कम होता जाता है। ये बात होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो प्रत्यानयन बल था वो विस्थापन के बराबर नहीं होता है, वास्तव में उससे क्या होता है? कम होता है। अगर हम लोग क्या करें कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको जो मॉलिक्यूल है उसको एकदम से अधिकतम दूरी पर क्या कर देते हैं? उसको विस्थापित कर देते हैं, तो वापस अपनी साम्यावस्था में नहीं आ पाता है, क्योंकि जो प्रत्यानयन बल था उसका मान बहुत कम हो जाता है। केवल और केवल जो छोटे हमारे पास क्या होते हैं? कंपन होते हैं, उनमें क्या है? जो प्रत्यानयन बल है वो किसके बराबर होता है? उसमें जो अपना विस्थापन है उसके बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे कि हमारे पास जो कंपन है उनके मान, जो हमारे पास जो विस्थापन हो रहा था, कंपनों के मान बढ़ते जाएंगे, विस्थापन हो रहा था उसका मान बढ़ता जाएगा, तो प्रत्यानयन बल है वो क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो कम होता चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है? उसकी ऊर्जा भी क्या होती जाएगी? जो ऊर्जा अंतराल है वो भी क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास क्या आया कि जो हमारा जो मॉडल था, जो हमारे पास जो सरल हार्मोनिक जो मॉडल था, जो एक सरल हार्मोनिक जो गति कर रहा था, वो क्या नहीं कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। और उसको समझाने के लिए दूसरा जो मॉडल आता है वो हमारे पास कौन सा है? अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल। क्या आता है? अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जो बंद दूरी थी वो क्या होती है? उसमें जो बंद दूरी के सापेक्ष जो हो रहा था ना, उसमें जो कंपन हो रहे थे वो क्या है? समान नहीं हो पा रहे थे। इसमें क्या है? वो अलग अलग होंगे, एक हार्मोनिक रूप में नहीं होंगे, एक निश्चित रूप से नहीं होंगे। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उसके बारे में अध्ययन करते गए, वैसे वैसे इसके बारे में अलग अलग धारणाएं उत्पन्न होती गई। इसके बाद एक 1929 में एक वैज्ञानिक आए, एक 1929 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पीएम मॉर्स। 1929 में क्या है? एक वैज्ञानिक आए, 1929 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पीएम मॉर्स। क्या? पीएम मॉर्स आए और इन्होंने क्या बताया? जो अपना अहार्मोनिक दोलित्र होता है उसके लिए जो ऊर्जा होती है उसका मान बताया इन्होंने। क्या बताया? उसके लिए जितनी ऊर्जा होती है उसका मान बताया, जितनी उसकी आवृत्ति होती है उसके बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बताया? जो हमारे पास जो सरल अहार्मोनिक जो दोलित्र होता है उसका जो मॉडल होता है, उसमें जो परमाणु होता है उसकी आवृत्ति का मान क्या? इन्होंने एक व्यंजक दिया। देखो इसमें कौन सा व्यंजक दिया उसके बारे में बात करते हैं। देखिए व्यंजक क्या था? जो इसकी आवृत्ति थी उसके बारे में इन्होंने बताया। तो व्यंजक क्या था? वो अपना वो था d1 माइनस एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? इसके अंदर ये छोटा कोष्टक और है, b r इक्विलिब्रियम माइनस r इसका होल स्क्वायर, ये अपना ये और ये। इस तरीके से इन्होंने एक समीकरण दिया जिसमें इन्होंने बताया कि हमारे पास जो क्या है? अहार्मोनिक जो गति करता हुआ कोई दोलित्र है तो उसके लिए जो आवृत्ति का मान होता है वो इसके बराबर होता है, इस व्यंजक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इस व्यंजक के बराबर होता है। और देखिए जो यहाँ पर जो d है वो किसके बराबर है? वियोजन के बराबर है।
यहाँ पर क्या है, इसका वियोजन स्थिरांक है। ये हमारे पास क्या है कि वियोजन जो ऊर्जा होती है वो होता है, डी बराबर क्या है, वियोजन ऊर्जा है। क्या है, डी बराबर वियोजन ऊर्जा है। और जो बी है, जो यहाँ पर बी है वो क्या है, एक अणु के लिए विशेष स्थिरांक होता है। एक अणु के लिए विशेष स्थिरांक होता है। क्या होता है, विशेष स्थिरांक होता है। और जो ये व्यंजक था इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया मोर्स पोटेंशियल कहा गया। ये जो व्यंजक है इसको क्या कहा गया, मोर्स पोटेंशियल कहा गया। क्या कहा गया, मोर्स पोटेंशियल कहा गया। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो क्या, जो दोलित्र था वो अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पा रहा था, कंपन नहीं कर पा रहा था। उसका जो प्रत्यानयन बल का मान था वो क्या होता जा रहा था, विस्थापन से कम होता जा रहा था। और उसको बताने के लिए क्या आया, अहार्मोनिक दोलित्र आया। क्या आया, अहार्मोनिक दोलित्र आया था। वो क्या कर रहा था, इसमें जो अहार्मोनिक दोलित्र में जो हमारे दोलन हो रहे थे उसमें क्या था, जो प्रत्यानयन का बल का मान था वो क्या था, वास्तव में इससे क्या था, कम था। जब प्रैक्टिकल किए गए तो उसमें वास्तव में वो भी कम आ रहा था और ये भी इसको क्या दर्शा रहा था, कम दर्शा रहा था। तो इसको समझाने के लिए इसको बेहतर समझा गया कि किसी भी कंपन को समझाने के लिए इसको, ये जो मॉडल था उसको बहुत बेहतर माना गया। किसकी तुलना में, जो हमारे पास जो कौन सा था, जो हार्मोनिक दोलित्र था उसकी तुलना में। उसके बाद इस पे जो प्रयोग करते करते जैसे जैसे प्रयोग होते गए, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने ये बताया कि जो अहार्मोनिक दोलित्र होता है इसमें जो कंपन करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसके लिए जो आवर्ती का मान होता है वो इस व्यंजक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इस व्यंजक के बराबर होता है। और इस व्यंजक को क्या कहा गया, इस व्यंजक को कहा गया मोर्स पोटेंशियल कहा गया। क्या कहा गया, मोर्स पोटेंशियल कहा गया। इसमें जो डी है वो किसके बराबर है, अपना जो मॉलिक्यूल है उसमें वियोजन ऊर्जा के बराबर है। और जो बी है वो क्या है, एक अणु के लिए एक विशेष स्थिरांक होता है। इसकी व्याख्या वो भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने क्या रखा, इसको स्थिरांक रखा गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अणु के लिए विशेष स्थिरांक होता है। ये बात तो होती है कुछ अहार्मोनिक जो अपना दोलित्र मॉडल था उसकी जो ऊर्जा थी, उसकी जो आवर्ती थी उनके बारे में। अब इसके लिए जो अहार्मोनिक जो दोलित्र मॉडल था उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन भी दी गई। जो श्रोडिंगर वैज्ञानिक थे इन्होंने भी क्या दिया, इसकी ऊर्जा के लिए अपना क्या दिया, एक समीकरण दिया। तो देखिए उस समीकरण से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, इसके लिए जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, जो इसके जो अपने पास जो अहार्मोनिक जो क्या है दोलित्र है उसके जो ऊर्जा स्थिर होते हैं उनके लिए स्थिति ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, उस समीकरण को आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए वो क्या निकल कर आता है हमारे सामने। तो देखिए यहां पर लिख लीजिए, अहार्मोनिक दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर, समीकरण को क्या करते हैं, हल करने पर। देखो हमारे पास क्या आ रहा था, वो ये आ रहा था कि जो क्या था हमारे पास ये था कि ईवी बराबर जो हमारे पास जो डेल्टा जो ई था कंपन ऊर्जा के लिए जो हमारे पास जो व्यंजक आ रहा था इसके लिए क्या था, वो ये था, जो ईवी था वो किसके बराबर आ रहा था, वो बराबर आ रहा था हमारे पास v + 1/2। ये तो उसमें भी आ रहा था, साथ में h न्यू e। ठीक है, ये इसमें भी आ रहा था। इसके साथ में क्या बताया इन्होंने ये बताया, ये किया इसमें v + 1/2 इसका स्क्वायर h और न्यू e a। ये इन्होंने क्या दिया, अपना समीकरण दिया। क्या दिया इन्होंने, ये समीकरण दिया। जो हमने श्रोडिंगर थे उन्होंने अहार्मोनिक जो दोलित्र मॉडल होता है उसकी जो कंपन ऊर्जा होती है इसके लिए क्या दिया इन्होंने, ये यहाँ पर समीकरण दिया। और यहाँ पर जो ए है, जो ये ए है वो क्या है, ये क्या है अपने पास अहार्मोनिक स्थिरांक है। अहार्मोनिक स्थिरांक है, क्या है ये, अहार्मोनिक स्थिरांक है अपना। तो देखो इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। आगे सोल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, आगे सोल्व इसमें देखो ये क्या हमारे पास ईवी आ रहा है और ये पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आवर्ती है। ये क्या हमारे पास आवर्ती है। अब इससे क्या निकाल सकता हूं मैं, आवर्त संख्या भी निकाल सकता हूं ना, आवर्ती संख्या निकाल सकता हूं। जब हम लोग क्या करते हैं आवर्ती से आवर्ती संख्या निकालते हैं तो उसमें किसका भाग देते हैं, सी का भाग देते हैं। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो देखिए इसमें भाग दीजिए किसका, सी का भाग दे देते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें सी का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, v + 1/2 h, ये हो जाएगा ना, इसमें हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा इसका v + 1/2, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर h, ये हो जाएगा e, ये और ये अपना मॉडल हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, देखो इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ये कॉमन लेते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए कॉमन लीजिए, इसमें ये वाला भाग है इसमें कॉमन लेते हैं पहले, ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो दोनों को पहले कॉमन ले लीजिए।
v प्लस 1/2 दोनों पदों में इसको कॉमन ले लीजिए, साथ में h को भी कॉमन ले लीजिए इसमें, और जो अपना VE है इसको भी कॉमन ले लीजिए, दोनों पदों में सेम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद देखो इस पद में हम लोगों ने ये वाला पोर्शन कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा, एक बचा है। ठीक है, इसमें माइनस करते हैं, ये वाला एक पद कॉमन आया तो एक हमारे पास इसके अंदर बचता है 1/2। ठीक है, एक बचता है मेरे पास, ये इतना होता है, और साथ में ये कॉमन आ गया, मेरे पास क्या आ जाता है, ये ई आ जाता है। ठीक है, इतना मेरे पास ये निकल कर आता है, इतना निकल कर आता है। अब इसको देखो आगे किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, इसको मैं ये बता सकता हूं v प्लस 1/2 h न्यू नोट, ये, और इसको मैंने बता दिया न्यू नोट बता दिया। ठीक है, इसको मैंने आगे क्या लिख दिया, इसको इस रूप में लिख देता हूं। और यहां पर जो क्या है, मैंने जो v नोट है इसको मैंने किसके बराबर लिख दिया, इसको मैंने ये वाला जो भाग बचा था इसका पूरा उसके बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, इसके बराबर कर दिया, तो इसके बराबर जो न्यू नोट था वो किसके बराबर है, इन सभी के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया, v e कोष्टक में है 1 माइनस v प्लस 1/2 इसके बराबर आता है। ठीक है, और ये ऊर्जा किसकी आती है, जो अपना अहार्मोनिक दोलित्र होता है उसके जो ऊर्जा स्तर होते हैं उसके बराबर होती है। अगर हम लोग क्या करें, इसकी तुलना अगर हमारे पास जो हार्मोनिक दोलित्र था उसके लिए ऊर्जा कितनी थी, हार्मोनिक दोलित्र के लिए ऊर्जा कितनी थी, EV बराबर कितना था उसके लिए, हार्मोनिक दोलित्र के लिए कितना था, v प्लस 1/2 h न्यू, इसके बराबर थी ना। अगर हम लोग इन दोनों की आगे तुलना करें तो दोनों के लिए क्या हो, ऊर्जा लगभग बराबर होती है, इसके जो व्यंजक है वो ऊर्जा के लगभग बराबर होती है। तो ये बात होती है किसके बारे में, जो अपना अहार्मोनिक दोलित्र होता है उसके लिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में। उसका जो क्या होगा, जो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो इनके स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी भी ऊर्जा लेवल के जो स्थितिज ऊर्जा होती है किसके लिए, किसमें अपना हार्मोनिक अहार्मोनिक जो दोलित्र मॉडल होता है उसके लिए, तो उसका मान कितना होता है हमारे पास, ये होता है EV बराबर v प्लस 1/2 h न्यू नोट। और जो h जो हमारा न्यू नोट का जो हमने ये माना था, ये किसके बराबर मान लिया हम लोगों ने, ये मान लिया न्यू E 1 माइनस v प्लस 1/2 कोष्टक में a। ठीक है, और a क्या है यहाँ पर, अहार्मोनिक स्थिरांक होता है। तो ये बात होती है कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, अहार्मोनिक दोलन कर रहा है, अहार्मोनिक दोलन कर रहा है, तो उसके लिए जो उसके जो ऊर्जा स्थिर होंगे, तो ऊर्जा स्तरों में जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी उसका व्यंजक हमारे पास ये निकल कर आता है। इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है हमारे पास, अहार्मोनिक दोलन कर रहा है, तो उसके लिए जो ऊर्जा स्थिर होंगे तो प्रत्येक ऊर्जा स्थिर में कितनी ऊर्जा होगी वो इस व्यंजक से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो अहार्मोनिक दोलित्र होता है उसमें जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अहार्मोनिक दोलित्र के लिए जो ऊर्जा स्तर होंगे उनकी ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करेंगे। लिख लिया होगा सभी ने, यहां तक तो लिख लिया था ना, अगर नहीं लिखा तो एक बार वीडियो को आप लोग पीछे कर लीजिए, उसके बाद पॉज करके आप लिख लीजिए उसको। ठीक है, साथ साथ में इनको लिखते जाइए आप लोग। दोनों में से कोई सा पूछ सकता है, दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है, या तो फिर आपको हार्मोनिक जो अपना जो हार्मोनिक दोलित्र है वो पूछ सकता है, फिर अहार्मोनिक दोलित्र है उसको पूछ सकता है। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया था, इसमें जो एनर्जी थी उसको डायरेक्ट ले आया था, आपको वो भी बताने पहले कि जो हुक्स लॉ का फॉर्म नहीं करता इसकी वजह से ये चेंज होता है, ये वो सब वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। ठीक है, अब देखते हैं जो अपना अहार्मोनिक दोलित्र होता है, दोलित्र के ऊर्जा स्तर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, ऊर्जा स्तर के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा स्तर के बारे में मतलब ये है कि हमारे पास देखो जो अपना एक जैसे निश्चित ऊर्जा स्तर पर है, जैसे उसके लिए तो EV का मान कितना होता है, ऊर्जा का मान कितना होता है, वो ये होता है अपना कितना होता है, 1 बटा जो अपना v प्लस 1/2 ये, और साथ में क्या था h न्यू नोट। ठीक है, इसके बराबर था ना हमारे पास। ये किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास जो कंपन कर रहा है, जो अहार्मोनिक दोलित्र के रूप में कोई मॉलिक्यूल कंपन कर रहा है, तो उसका जो ऊर्जा स्तर होगा, तो उसके किसी ऊर्जा स्तर में जो एनर्जी होगी उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर इसको आप बड़ा लिखना चाहो, वैसा का वैसा लिखना चाहो, तो वो क्या हो जाएगा, EV बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v प्लस 1/2, ये साथ में क्या हो जाएगा VE, यहां तक लिखा था मैंने, और साथ में क्या था इसके साथ में एक और था 1 माइनस और v प्लस 1/2 और a, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है,
इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊर्जा स्तरों के रूप में बात करते हैं। तो दो ऊर्जा स्तरों के तो ऊर्जा स्तरों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है V बराबर 0 पर है, तो उसके लिए ऊर्जा कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें V की वैल्यू रखते जाइए साथ में और उसकी ऊर्जा की गणना कर लेंगे। तो देखो V की ऊर्जा रखिए आप लोग, इसमें V की ऊर्जा रखेंगे इसमें, तो देखिए क्या आएगी मेरे पास, वो देखो इसमें रखेंगे सबसे पहले V की वैल्यू 0 प्लस 1/2, साथ में देखते जाएगा सभी लोग H और साथ में VE आ रहा है हमारे पास, कोष्टक में -1 माइनस ये होगा, V की वैल्यू फिर से रखेंगे 0 प्लस 1/2 A। सोल्व कीजिए इसको फटाफट सोल्व कीजिए इसको। जैसे हम देखो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है वो बताइए मुझे, सोल्व कीजिए इसको फटाफट। तो सोल्व कीजिए फटाफट इसको, तो क्या आता है मेरे पास, अरे यार फटाफट सोल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा h न्यू ई, और ये साथ में क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 a बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास सोल्व किया जाएगा। इसके आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे बात करें v बराबर 1 के लिए, तो v बराबर 1 के लिए कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, वो हो जाएगी 1/2, वापस सेम x e ये हो जाएगा, इसके लिए 3/2 a हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे बात करें v बराबर 2 के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 x e, ये साथ में क्या हो जाएगा 5/2 a हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम लोग बात करते हैं तो v बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 x न्यू e 7/2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपने अहार्मोनिक दोलित्र होता है उसमें जो कंपन ऊर्जा स्थिर होते हैं उनकी ऊर्जा की हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। क्या कर लेते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, और किसी भी हमारे पास जो क्या कर रहा है अहार्मोनिक दोलित्र के रूप में कंपन कर रहा है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम लोग इस व्यंजक से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि हमारे पास जो क्या होगा, कंपन होगा, तो उसके लिए जो ट्रांजिशन होगा, ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिशन तो होगा, तो इसमें क्या कर लेंगे, दोनों जो ऊर्जा स्तर होंगे, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे इनमें, अगर अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे इसमें और इसमें अगर ऊर्जा अंतराल निकालेंगे ना, तो इसके लिए कुछ अलग आएगा, इन दोनों के लिए निकालेंगे तो उसके लिए कुछ अलग आएगा, मतलब कि क्या है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा, जो ऊर्जा स्तर का मान है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो अपना अहार्मोनिक दोलित्र होता है उसके लिए क्या करते हैं, जो सिलेक्शन रूल होता है उसके बारे में बात करते हैं। अहार्मोनिक दोलित्र के लिए सिलेक्शन रूल, यहां तक लिख लिया हुआ सभी लोगों ने। अहार्मोनिक दोलित्र काम में क्यों लिया गया, मुझे ये बताओ पहले तो आप लोग। इतनी बात तो समझ में आ गई क्या कि अहार्मोनिक दोलित्र काम में क्यों लिया गया था, समझ में आई ये चीज, नहीं आई? चलो मैं बताता हूं। देखो अहार्मोनिक दोलित्र को काम में क्यों लिया गया, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले हार्मोनिक दोलित्र के बारे में, ठीक है। तो हार्मोनिक दोलित्र क्या कहता था कि जैसे मेरे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे मेरे पास क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके क्या है, मेरे पास दो परमाणु है, ठीक है। ये तो इसको मैं बंद करता हूं फिर समझाता हूं आपको। मेरे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है उसके दो परमाणु है, जैसे यहां पर थे दोनों परमाणु, ठीक है। हार्मोनिक दोलित्र क्या होता है, हार्मोनिक दोलित्र में ये होता है कि जैसे मेरे पास दोनों मॉलिक्यूल यहां थे, वो गति करेंगे वापस अपनी स्थिति में जाएंगे, गति करेंगे वापस अपनी स्थिति में, मतलब की बात ये थी दोलन के दौरान वह अपनी साम्य अवस्था में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था जो अपना प्रत्यानयन बल था वो विस्थापन के बराबर था, जितना विस्थापन हो रहा था प्रत्यानयन बल वापस उसको खींच कर ले आ रहा था। इसका मतलब क्या था, जो प्रत्यानयन बल था वो किसके बराबर था, अपने विस्थापन के बराबर था। लेकिन क्या होगी, प्रैक्टिकल किए गए और उसमें देखा गया कि जो प्रत्यानयन बल का मान था वो वास्तव में कम होता है, किससे, विस्थापन से कम होता है। तो ऐसा जो मॉडल बना हमारे पास, इसका मतलब क्या था, जैसे विस्थापन से कम हो गया, जैसे मैंने इतना खींचा और जो प्रत्यानयन बल यहां तक ही ले पाया उसको, जैसे यहां पर थे इतना खींचा यहां तक ही ले पाए, तो इसका मतलब क्या हो, जो विस्थापन का मान था वो तो हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया, जो बंद लंबाई थी वो तो बढ़ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हार्मोनिक जो गति थी वो एक तरह से हार्मोनिक नहीं रह पाई, एक निश्चित अंतराल से नहीं रह पाई, और उसको किसमें बदल दिया गया, उसको समझाने के लिए अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल लेके आया गया। क्या लेके आया गया, अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल लेके आया गया, जिसमें क्या था, जिसमें ये बताया गया कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल में जो कंपन होते हैं उनके साथ साथ में क्या होता जाता है, उसकी बंध लंबाई है उसमें भी परिवर्तन होता जाता है, और जैसे जैसे उसकी बंध लंबाई में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे इसकी जो ऊर्जा स्तर होते हैं उन ऊर्जा स्तरों में जो उसकी ऊर्जा का मान होता है वो भी अलग अलग होता जाता है। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो ऊर्जा स्तर में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान भी क्या होता जाएगा, वैसे बढ़े तो होगा, लेकिन दो ऊर्जा अंतरालों के बीच में क्या करेंगे, ऊर्जा का गैप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम होता जाता है।
हम लोग जो सिंपल अपना जो हार्मोनिक दोलित्र था उसमें देखा था कि जो ऊर्जा स्तरों के बीच में जो ऊर्जा का मान था वो सभी में समान आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो उसी को समझाने के लिए किसका उपयोग किया गया, हमारे पास अहार्मोनिक दोलित्र का उपयोग किया गया था। अब बात समझ में आ गई कि अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल का उपयोग क्यों किया गया। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो अहार्मोनिक दोलित्र होता है उसके लिए जो चयन नियम होता है, सिलेक्शन रूल होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अहार्मोनिक दोलित्र के लिए चयन नियम या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल, SELECTION सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है, जो हार्मोनिक दोलित्र था उसमें हम लोग जो सिलेक्शन रूल पढ़ा था वो क्या था, V बराबर क्या था, +-1 था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसका मतलब है जो हमारे पास वाइब्रेशन जो ट्रांजिशन होंगे क्या है, वो या तो फिर अपने पास वाले ऊपर वाले में जा सकते हैं या फिर अपने पास के नीचे वाले में जा सकते हैं। लेकिन जो क्या होता है अहार्मोनिक जो दोलित्र होता है उसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन होते हैं वो क्या है, उनमें जो ट्रांजिशन का जो मान है वो क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। इस प्रकार इसमें क्या हो सकते हैं, ट्रांजिशंस हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल है वो 1 नंबर से 2 नंबर में जा सकता है, 3 नंबर में जा सकता है। इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, इसमें ट्रांजिशन हो सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। जैसे क्या करता है, +1 करता है या +2 करता है, +3 करता है, इसका मतलब क्या है, ये अवशोषण कर रहा है और क्या है, ऊपर वाले ऊर्जा लेवल में जा रहा है। अगले में क्या है, -1 -2 -3 करता है, इसका मतलब क्या है, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, ये बात होती है किसके बारे में, इसके ट्रांजिशन के बारे में। अब देखो जैसे जैसे हमारे पास क्या होते जाएंगे, इसमें ऊर्जा के जो क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर था उसके बाद इस तरीके से लग गया, इस तरीके से लग गया, तो इसमें क्या है, दो ऊर्जा स्तरों के बीच में अगर हम लोग क्या करते हैं, उनकी ऊर्जा का जो अंतर करते हैं वो हम लोग किससे निकाल सकते हैं, इस व्यंजक से निकाल सकते हैं। देखो क्या है, दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल निम्न व्यंजक से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मानते हैं हम लोग जो अपना मॉलिक्यूल है वो V डैश से किस में जाता है, V डबल डैश में जाता है। ठीक है, V डैश से V डैश में संक्रमण होता है। हम लोग मान लेते हैं ऐसी कोई कंडीशन है, माना V डैश से V डबल डैश में क्या होता है, संक्रमण होता है। तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल रहेगा, जो दोनों ऊर्जा स्तर है इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल रहेगा वो किसके द्वारा निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैं व्यंजक लिखता हूं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो गणना है वो कर सकते हैं। तो डेल्टा E जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना V + 1/2 HE। ठीक है, HE था ना, यहाँ पे HVE था, VE था, ऐसा था। ठीक है, ये था, इसके साथ में था हमारे पास 1 - V + 1/2 था, इसके साथ में था A था। ठीक है, ये वाली बात थी ना। अब इसमें से कर देते हैं, यहाँ पर क्या है, V के लिए V डैश है, इसके लिए V डैश है। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या था अपने पास, दूसरे के लिए हो जाएगा अपना V डबल डैश + 1/2। ठीक है, साथ में है इसके HVE 1 - V डबल डैश + 1/2 A। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसमें क्या होंगे, ट्रांजिशन जो होंगे, तो दो हमारे पास जो ऊर्जा स्थिर रहेंगे उनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो मोस्टली जो कंपन हमारे पास जो ट्रांजिशन होते हैं वो किससे होते हैं, V = 0 से होते हैं, V = 0 से 1 में होते हैं, V = 0 से V = 1 में होते हैं। जो अधिकतम जो कमरे के ताप पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे किसी मॉलिक्यूल को हम लोग किस में रखते हैं, कमरे के ताप में रखते हैं, जो कमरे का जितना टेम्परेचर होता है उसमें रखते हैं, तो उसको क्या करता है, उसमें अधिकतम जो हमारे पास जो ट्रांजिशन देखे जाते हैं वो किससे देखे जाते हैं, V = 0 से V = 1 में देखे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, V = 0 से V = 1 में देखे जाते हैं। और इनके लिए क्या है, केवल और केवल सिंगल लाइनें बनती हैं। क्या बनती है, सिंगल लाइनें बनती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मौलिक बेंड कहा जाता है। जब क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल में जो क्या है, अगर ट्रांजिशन किससे होता है, V = 0 से V = 1 में होता है, तो इस प्रकार के जो हमें लाइनें प्राप्त होंगी, जो बेंड प्राप्त होगा, उनको क्या कहा जाता है, मौलिक बेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौलिक बेंड या फिर फंडामेंटल बेंड भी कहा जाता है, फंडामेंटल
बैंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। जैसे इसमें क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं v बराबर 1 से v बराबर 2 में हो रहा है। ठीक है, v बराबर 1 से v बराबर 2 में हो रहा था, तो हमारे पास जो मौलिक बैंड होते हैं उनकी जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। जो मौलिक बैंड होते हैं उनकी जो लाइनें होती हैं उनकी तीव्रता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे ट्रांजिशन हमारा ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या हो जाती है? उनकी तीव्रता होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जो लाइनें हमें प्राप्त होती हैं, जो स्पेक्ट्रम की जो लाइनें प्राप्त होती हैं वो क्या होती है? उनकी तीव्रता कम होती जाती है। तो इस प्रकार से जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्रथम ओवरटोन बैंड कहा जाएगा। प्रथम ओवरटोन बैंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रथम ओवरटोन बैंड कहा जाएगा। किसमें? जब क्या होगा? ट्रांजिशन V1 से किसमें जाएगा? V2 में जाएगा। तो ऐसा ट्रांजिशन क्या कहलाएगा? अपना प्रथम ओवरटोन बैंड कहलाएगा। अगर क्या होता है हमारे पास V बराबर 2 से किसमें जाता है? V बराबर 3 में जाता है, तो ये ऐसा क्या कहलाता है? द्वितीय ओवरटोन बैंड होता है। क्या होता है? ये द्वितीय ओवरटोन बैंड होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बैंडों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता जाता है? इसकी तीव्रता कम होती जाती है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे 3 से 4 में जाता है तो इसमें क्या होगा? ये कौन सा हो जाएगा ना? तृतीय ओवरटोन बैंड हो जाएगा। तृतीय ओवरटोन बैंड होगा। क्या होगा? ओवरटोन बैंड होगा। तो जैसे जैसे इनकी जो क्या है, जैसे जैसे इनका मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारे जो ओवरटोन है इनका मान बढ़ता जाएगा, ओवरटोन बैंड का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनकी जो तीव्रता होती है, इनके स्पेक्ट्रम में जो लाइनें आएंगी उनकी तीव्रता होती है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये तो बात होती है किसके बारे में? जो इसके मौलिक बैंड होते हैं उनके बारे में, कि वो किस तरीके से करते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स में जो परमाणु है वो V बराबर 0 ऊर्जा लेवल पर है। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसका क्या बढ़ाते हैं? ताप बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? V बराबर 0 से किस में चले जाते हैं? वो V बराबर 1 में चला जाते हैं। क्या हो जाते हैं? V बराबर 1 में चले जाते हैं। तो ऊर्जा लेवल कैसा थे? पहले 0 पर थे सारे, वो उनको ऊर्जा जो अपना ताप था वो बढ़ाया उसका मैंने, तो उससे क्या हो गया? V बराबर 1 में चले जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे मैं उसका ताप बढ़ाता जाता हूं तो जो हमारे पास जो क्या होंगे, जो ट्रांजिशन होंगे वो किससे होने लग जाएंगे? वो किससे? V बराबर 0 से V बराबर 1 2 3 इसमें नहीं होंगे, इनकी बजाय कितने होने लग जाएंगे? वो होने लग जाएंगे V बराबर 1 से V बराबर 2 3 4 इस तरीके से होने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले हमारे पास क्या थे? 0 पर थे, ठीक है, सारे जो परमाणु थे वो क्या पर थे? V बराबर 0 लेवल पर थे। मैंने उसका कुछ ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाते क्या थे? जो 0 लेवल पर थे वो सभी किस में चले गए? V बराबर 1 में चले गए। किस में चले गए? V बराबर 1 में चले गए। अब जैसे मैं उसका और टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो जो ट्रांजिशन होंगे वो कहां से होने लग जाएंगे? वो V बराबर 0 से होने के बजाय कहां से होने लग जाएंगे? V बराबर 1 से किस में चले जाएंगे? V बराबर 2 3 4 इस तरीके से होने लग जाएंगे। और इस प्रकार जो हमें बैंड प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हॉट बैंड। क्या कहा जाता है? इनको हॉट बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट बैंड कहा जाता है। और इनकी जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। जो अपने हॉट बैंड होते हैं उनकी जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो ये बात होती है किसके बारे में? अपने अहार्मोनिक दोलित्र के बारे में। किसके बारे में? अहार्मोनिक दोलित्र के बारे में।